हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल कर्मयोगी क्लासेस पर। तो जैसा कि बच्चों आप लोग जान रहे हैं, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने क्लास 10th और क्लास 12th दोनों के लिए 2026 में जो भी बच्चे एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए मॉडल पेपर को जारी कर दिया गया है। बिहार बोर्ड ने मॉडल पेपर जारी कर दिया है और हम लोग इस वीडियो में क्या कर रहे हैं, सॉल्यूशन कर रहे हैं। इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको सोशल साइंस का, जी हाँ बच्चों, सोशल साइंस का मॉडल पेपर का 100% राइट आंसर के साथ आपको सॉल्यूशन वीडियो दे दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप चेक कर सकते हैं हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स, उसमें मैंने सोशल साइंस के 100% राइट आंसर के साथ जो वीडियो बनाया है उसको अपलोड कर दिया है। आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा कर के देख सकते हैं। तो देखो सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम लोग, हम और आप दोनों एक साथ सॉल्यूशन करेंगे। जो भी आपको आंसर पता होगा आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और जो नहीं पता होगा आपको ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखना है और साथ साथ हम लोग करेंगे, ठीक है। तो देखिए, सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2025 के लिए एनुअल है, यानी कि वार्षिक है, और यहाँ पर हम लोग साइंस का कर रहे हैं क्योंकि हमने आपको सोशल साइंस का पहले से दे दिया है। विषय कोड आपका 112 है जो कि फाइनल में भी रहेगा। अच्छा, टोटल क्वेश्चन जो 110 है जिसमें ऑब्जेक्टिव जो है सो 80 रहेगा। 2 नंबर के सवाल 24 और 5 नंबर के सवाल 6 रहने वाले हैं, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं जो इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं बच्चों, आपके 6 और 7 में दिए गए हैं, इसको आपको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। मैं 6 नंबर पढ़ता हूँ। देखिए, 80 ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा, 40 प्रश्नों का उत्तर देना है, यानी 80 में से हमें केवल 40 का ही उत्तर देना है, जो कि OMR यानी OMR पर आपको रंगना होगा, ठीक है। 40 का दिया जाएगा और 1 नंबर का हर एक क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, यानी कि 40 नंबर का आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछा जाएगा। 80 में से आपको 50% यानी 40 का ही जवाब देना है। आप इसको रोकिए और 7 नंबर को पढ़ लीजिएगा, ठीक है, बिना पढ़े नहीं जाना है। तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हम लोग क्या करने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ पे करेंगे। तो देखिए, जैसे ही आप लोग यहाँ पे आइएगा तो आपको सेक्शन ए दिखेगा। अच्छा, सेक्शन ए में क्या आता है बच्चों, सेक्शन ए में आपसे वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस जो है सो पूछे जाते हैं सेक्शन ए में। देखिए, प्रश्न संख्या 1 से 80 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। इनमें से किन्हीं 40 प्रश्नों का उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प यानी 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, इनमें से एक सही होगा, ठीक है। अपने द्वारा चुने गए सही उत्तर को यानी विकल्प को OMR शीट पर चिन्हित करना है बच्चों, ठीक है। हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का है तो 40 में 40 नंबर आप ला सकते हैं आराम से, ठीक है। तो क्वेश्चंस की ओर हम लोग बढ़ते हैं बच्चों। पहला सवाल हमारे पास आता है। पहला सवाल ये है कि किसी प्रकाश स्रोत के सामने एक रुकावट रख देने पर क्या बनता है। ऑब्वियसली छाया बनता है बच्चों, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। इंग्लिश वाले बच्चे भी ध्यान देंगे। देखो, मैं क्वेश्चन तो नहीं पढ़ूंगा, हर एक क्वेश्चन नहीं पढ़ने वाला हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको हिंदी में ही बताऊंगा आपको, मगर इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश पढ़ते हुए भी चलेंगे, ठीक है। देखिए, मैं पढ़ देता हूँ पहला क्वेश्चन। व्हाट इज़ फॉर्म्ड व्हेन एन ऑब्स्टेकल इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए लाइट सोर्स। तो शैडो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है पहला क्वेश्चन का, ठीक है। और साथ साथ करेंगे हम लोग, ठीक है। आपको जो पता होगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिखिएगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल हमारे पास आता है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी बच्चों क्या होती है। अच्छा, समतल दर्पण यानी कि प्लेन मिरर, और प्लेन मिरर का जो फोकस लेंथ होता है बच्चों वो अनंत होता है, यानी कि इन्फिनाइट होता है। ऑप्शन नंबर डी, द फोकल लेंथ ऑफ ए प्लेन मिरर इज इन्फिनाइटली, ओके, इन्फिनिटी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। आगे आता है तीसरा नंबर सवाल हमारे पास है कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी। अच्छा, उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव होती है यानी कि प्लस में होती है, तो -1 डायोप्टर होगी नहीं, तो 1 डायोप्टर जो कि पॉजिटिव में है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा तीसरे नंबर सवाल का। आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे और चौथा सवाल हमारे पास आता है कि निम्नलिखित में किस लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं। तो उत्तल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है, ठीक है। आप सब लोग भी साथ साथ बनाते हुए चलिएगा, ये नहीं कि मैं ही केवल बनाऊँ। आप लोगों को भी चेक करना है कि आप कितना सही कर पाते हैं। क्या आप 80 में से 40 कर पाते हैं तो आप सही जा रहे हैं, अन्यथा आप बहुत ही अच्छे से तैयारी नहीं किए हैं, इसका मतलब तो यही होगा, ठीक है। तो 4 नंबर का आंसर आपको पता है, उत्तल लेंस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा।
आगे आता है 5 नंबर सवाल। 5 नंबर सवाल आपसे ये कह रहा है कि प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में होता है। अच्छा, प्रकाश की चाल की बात की जाए तो ये विभिन्न माध्यम में यानी अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होती है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, द स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम इज डिफरेंट, ऑप्शन नंबर ए सही है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे आता है 6 नंबर सवाल, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक होता है। अच्छा, आवर्धन मैग्निफिकेशन जो होता है वो यूनिट लेस है, यूनिट लेस यानी कि मात्रक विहीन है ये, इसलिए हमारा डी वाला जो ऑप्शन है वो राइट आंसर होगा बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। 7 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक जो है वो सबसे अधिक होता है। अच्छा, अपवर्तनांक अधिक होने की बात आती है तो हीरा का बच्चों बहुत ही ज़्यादा अपवर्तनांक होता है सबसे, यानी पूरे पृथ्वी पर जो अपवर्तनांक है वो हीरा का ही सबसे अधिक है, इसका होता है 2.42। ये भी आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है इन हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड। ओके, आगे हम लोग बढ़ेंगे। 8 नंबर सवाल आता है कि एक अभिसारी लेंस बनाता है, तो एक अभिसारी लेंस जो होता है उत्तल लेंस होता है, और ये बच्चों आपका कभी आभासी और कभी वास्तविक प्रतिबिंब, ये दोनों तरह का बना सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ेंगे। 9 नंबर सवाल आता है, आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है। अच्छा, नीला रंग होता है हमारा आकाश, स्काई इज ब्लू। ओके, तो ये किस परिघटना के कारण होता है, तो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है जिसके कारण हमारा जो आकाश होता है वो नीला होता है बच्चों। ठीक है, विच फिनोमिना इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लू कलर ऑफ द स्काई इज स्कैटरिंग, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास 10 नंबर, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है, प्राइमरी कलर ऑफ लाइट इज, तो लाल, नीला और हरा, यानी इनमें से सभी ये क्या है बच्चों, 3 होते हैं प्रकाश के प्राथमिक वर्ण, जिनमें लाल, नीला, हरा ये शामिल है। ठीक है, ये तीनों क्या है, प्राइमरी कलर है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है 10 नंबर सवाल का। आगे हम लोग बढ़ते हैं। 11 नंबर सवाल है कि वृहत संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं कहाँ होती है, तो वृहत संख्या में जो प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं होती है बच्चों वो रेटिना में होती है। लार्ज नंबर्स ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स प्रेजेंट इन रेटिना, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है हमारा। आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर सवाल आता है कि दूरदृष्टि दोष के उपचार के लिए किस लेंस का उपयोग होता है, तो दूरदृष्टि दोष के उपचार के लिए हमारा उत्तल लेंस का उपयोग होता है। देखो, दूरदृष्टि में होता क्या है कि हमें दूर की वस्तुएं तो साफ दिखाई पड़ती है, लेकिन हमें नज़दीक की वस्तुएं नहीं दिखाई पड़ती है, और इसी को ठीक करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, ट्रीटमेंट ऑफ फार साइटनेस। ओके, फार साइटेडनेस को ठीक करने के लिए हम लोग कन्वेक्स लेंस का उपयोग करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। आगे आता है, मानव नेत्र के लिए दृष्टि का स्थायित्व होता है। अच्छा, मानव के लिए दृष्टि का स्थायित्व जो होता है वो होता है 1/16 सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है बच्चों। क्वेश्चन हमारे पास है 14 नंबर सवाल कि निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वॉट के बराबर है। अच्छा बच्चों, वॉट जो होता है ये पावर का ऐसा मात्रक होता है। पावर जो है P बराबर हमारे पास आता है, यानी कि वर्क बाय टाइम। ठीक है, वर्क का जो ऐसा मात्रक होता है वो जूल होता है, यानी कि जे, और टाइम का सेकंड, यानी कि वॉट जो बराबर है बच्चों वो आपका जूल प्रति सेकंड के बराबर है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आता है हमारे पास 15 नंबर, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 1 किलोवाट घंटा। अच्छा, किलोवाट को किस तरह से लिखा जाता है, तो इस तरह से लिखा जाता है बच्चों, KWH के रूप में, और ये बराबर होता है 1 यूनिट के, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर सवाल आता है कि विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक है, पावर मैंने बताया है, और पावर का ऐसा मात्रक वॉट होता है, बी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर है। आगे आता है 17 नंबर सवाल, 1 किलोवाट घंटा बराबर है, तो 1 यूनिट मैंने बताया है, और यही जो बच्चों 1 यूनिट है ये आपका बराबर होता है 3.6 × 10⁶ जूल के बराबर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो बिल्कुल राइट आंसर है। आगे हम लोग बढ़ेंगे 18 नंबर सवाल की ओर। कह रहा है कि दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था, यानी कि प्रोपाउंडेड द राइट हैंड थंब रूल,
हु प्रोपोंडेड। ओके, तो फ्लेमिंग किया था, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। आगे की ओर बढ़ेंगे हम लोग। 19 नंबर सवाल है, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ऊष्मीय प्रभाव पे काम करता है, यानी कि थर्मल एनर्जी पे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा 19 नंबर का। आगे आता है सवाल 20 नंबर कि 1 मिली एम्पियर बराबर है, यहाँ पे मिली एम्पियर लिखा गया है बच्चों, तो ये बराबर होता है 10 की घात -3 एम्पियर के बराबर। 1 मिली एम्पियर बराबर 10 की घात -3 एम्पियर के बराबर है, ठीक है। आगे आता है 21 नंबर सवाल कि प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधों को जोड़ा जाना चाहिए। अच्छा, दो तरह के हम लोगों ने प्रतिरोधों के संयोजन के बारे में पढ़ा था, यानी जोड़ने के बारे में पढ़ा था। एक था हमारे पास श्रेणी क्रम और दूसरा क्या था, समांतर क्रम, जिसको हम लोग पार्श्व क्रम भी बोलते थे। अच्छा, जब हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ते थे तो दो प्रतिरोधों का मान बढ़ता था, और श्रेणी क्रम न सॉरी समांतर क्रम में क्या होता था, घटता था। तो यहाँ हमसे पूछा गया है कि उस तरह से जोड़े जिससे हमें प्रतिरोधों के मान बढ़े हुए मिले, तो श्रेणी क्रम यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ा जाना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है। और यदि आपसे घटाने के बारे में कहा जाए तो आप किस में जोड़ेंगे, पार्श्व क्रम या समांतर क्रम में, ठीक है। तो इस हिसाब से यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा बच्चों वो आपका ऑप्शन ए ही रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर सवाल आता है आपके पास कि इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का उपयोग किया जाना चाहिए या फिर प्रयोग किया जाता है? तो नाइक्रोम के तार का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। आगे आता है 23 नंबर सवाल कि निम्नलिखित में से कौन ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। आगे आता है 24 नंबर सवाल के इनमें से कौन जीवाश्म ईंधन है? तो देखिए, जीवाश्म ईंधन पेट्रोलियम, कोयला और प्राकृतिक गैस, यानी इनमें से सभी है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर है। आगे आता है 25 नंबर सवाल कि सूर्य तथा अन्य तारों द्वारा उत्सर्जित विशाल ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो नाभिकीय संलयन है बच्चों, यानी कि न्यूक्लियर फ्यूज़न है, फिजन नहीं है। नाभिकीय विखंडन के कारण से विशाल ऊर्जा उत्पन्न नहीं होता है, बल्कि संलयन के द्वारा होता है, इसे आप लोग याद रखेंगे। आगे की ओर बढ़ेंगे हम लोग। 16 नंबर सवाल आता है कि टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या था? यानी कि ये जो बांध बनाया गया है इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य भूमि सिंचाई, बिजली उत्पादन और जल आपूर्ति, ये तीनों रहे हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। आगे आता है 27 नंबर सवाल कि खिलौनों में किस सेल का उपयोग होता है? तो खिलौनों में ड्राई सेल यानी कि सूखा सेल का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। साथ साथ आप लोग भी आंसर मिलाते हुए चलिएगा और देते हुए भी चलिएगा। 28 नंबर सवाल है कि जल में वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? तो जल अपघटन में कैथोड पर जो मुक्त होने वाली गैस है वो है हाइड्रोजन, यानी कि H2। और साथ में ये भी आप लोग याद रखें कि एनोड पर जो मुक्त होने वाली गैस होती है बच्चों वो कौन होती है? तो ऑक्सीजन होती है। कब? जब जल में वैद्युत अपघटन होता है तब, ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि नीचे दी गई अभिक्रिया में संबंध को आपको कथन, यानी कौन सा कथन है ये संबंध बताना है। अब देख रहे हैं यहाँ पर जिंक ऑक्साइड है, ये कार्बन से अभिक्रिया करता है, जिंक बनाता है और कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। अच्छा, ये जो ZNO है इसमें यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि इससे ऑक्सीजन निकल चुका है, यानी कि यहाँ पर ZNO का अपचयन हो रहा है, यहाँ पर उपचयन लिखा हुआ है, ये गलत है। कार्बन अपचयित हो रहा है। अपचयित मतलब क्या होता है बच्चों? ऑक्सीजन का निकलना। उपचयित मतलब कार्बन का जुड़ना। अगर हम लोग यहाँ पर देखिए कार्बन उपचयित हो रहा है तो कार्बन से यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं निकल रहा है, बल्कि कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, और जब जुड़ेगा तो हम उसको क्या बोलेंगे कि कार्बन उपचयित हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं। 30 नंबर सवाल है कि जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है? अब देखिए, जस्ता यानी कि जिंक ये अभिक्रिया करता है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ, यानी कि HCl के साथ। अब देखिए, ज़्यादा पावरफुल है और हाइड्रोजन कम पावरफुल है, तो क्या करेगा यहाँ पर? हाइड्रोजन को विस्थापित करेगा और बना लेगा ZnCl2+ का हाइड्रोजन गैस मुक्त कर देगा। तो यहाँ पर हमसे यही पूछा जा रहा है कि कौन सा गैस बनता है, तो वो हाइड्रोजन गैस ही होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। निम्नांकित में कौन सा गैस चूना जल को दूधिया बना देता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे आता है 32 नंबर सवाल के निम्नांकित में से कौन बुझा हुआ चूना है? अच्छा, बुझा हुआ चूना का मतलब ये हुआ कोई चीज़ मतलब बुझ गया है, तो पानी डाला गया होगा, बिल्कुल।
तो पानी वाला जो होगा वही होगा बुझा हुआ चूना। यहाँ पर देखिए जल है यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस ही बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र है। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर सी आपको याद रखना है। और वैसे अगर बिना बुझा हुआ पूछे तो CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड, दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है साथ साथ। अच्छा ये क्या है बच्चों, ये संगमरमर कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, इसे भी आप लोग याद कर लीजिएगा। आगे आता है 33 नंबर सवाल के दंत मंजन प्रायः होता है, दंत मंजन प्रायः क्षारीय होता है बच्चों। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे आता है 34 नंबर सवाल कि नींबू में कौन सा अम्ल होता है, तो नींबू में सिट्रिक अम्ल होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। 35 नंबर सवाल है बच्चों, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच वैल्यू कितना होता है, तो 10.5 होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अच्छा, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है MgOH का होल ट्वाइस। इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसका पीएच वैल्यू 10.5 होता है, यानी कि ये एक क्षारीय है। ठीक है, आगे आता है 36 नंबर सवाल कि जस्ता का अयस्क है, जस्ता बोले तो जिंक, और जिंक का जो अयस्क होगा वो जिंक ब्लेंड है, इसको हम लोग ZnS लिखते हैं, यानी कि जिंक सल्फाइड। ओके, डी नंबर राइट आंसर है। आगे आता है 37 नंबर सवाल, धातु जो सिर्फ अम्लराज में घुलता है वो है, तो जो धातु जो सिर्फ एक्वारेजिया, अम्लराज को क्या बोलते हैं, एक्वारेजिया, वो होता है सोना, और सोना को हम लोग लिखते हैं Au, इसको बोलते हैं बच्चों ऑरम। ठीक है, ऑरम को ही सोना बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा आपका। आगे आता है 38 नंबर सवाल के निम्नलिखित में कौन आयनिक यौगिक नहीं है, तो आयनिक यौगिक कार्बन डाइऑक्साइड एक आयनिक यौगिक नहीं है, बल्कि ये क्या है, तो ये है एक सहसंयोजक, क्या बोलते हैं इसको, सहसंयोजक यौगिक। और बाकी कैल्शियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन साइनाइड, ये क्या है आपके आयनिक यौगिक है, और कार्बन डाइऑक्साइड ये नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 39 नंबर सवाल आता है कि हीलियम गैस है, तो हीलियम एक नोबल गैस है जिसको हम लोग इनर्ट गैस भी कहते हैं, इनएक्टिव भी बोल सकते हैं आप लोग। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, क्योंकि ये अभिक्रिया नहीं करता है, इसलिए इनर्ट या फिर इनएक्टिव या फिर नोबल गैस हम लोग इसको बोलते हैं। 40 नंबर सवाल आता है कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, तो वो है हीरा, ऑल टाइम हमेशा के लिए यही होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। आगे आता है 41 नंबर सवाल के बेंजीन का अणुसूत्र है, बेंजीन बच्चों C6H6 होता है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे आता है 42 नंबर सवाल कि हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कौन आबंध बनते हैं। अच्छा, हाइड्रोजन जो है बच्चों इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये दूसरे हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड के द्वारा बना होता है, यानी कि एक आबंध होता है। 42 का ऑप्शन नंबर आपको सी राइट आंसर याद रखना है। आगे आता है 43 नंबर, चूना जल का रासायनिक नाम है। चूना जल बोले तो चूना में जल मिला होना चाहिए, तो CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, याद रखना है आपको, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। सवाल है 44 नंबर, देखिए क्या कह रहा है कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है। इनमें से हमें बताना है कि चीनी का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिए केमिकल फॉर्मूला ऑफ शुगर इज C12H22O11। ऑप्शन नंबर सी आपको याद रखना होगा बच्चों। ठीक है, और ये क्या है, ये भी पूछा जाता है आपसे, ग्लूकोज C6H12O6 जो होता है वो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है, ये भी आप साथ में याद रखेंगे। ठीक है, आगे आता है 45 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। तो ये C2H4 जो है इसमें डबल बॉन्ड है, इसलिए ये बहुत ही जल्दी अभिक्रिया कर लेता है। ऑप्शन नंबर डी आपको याद रखना है। ठीक है, आगे आता है 46 नंबर सवाल कि मैंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड अपनाया था, न्यूट्रॉन संख्या, परमाणु संख्या, या फिर परमाणु द्रव्यमान, या फिर मूल संख्या। तो देखिए मैंडलीफ ने जो बनाया था आवर्त सारणी, उसके बनाने का जो आधार था या फिर मापदंड था वो परमाणु द्रव्यमान को यानी एटॉमिक मास को मानकर बनाया गया था, जो कि आगे चलकर गलत साबित हुआ। और जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो परमाणु संख्या के आधार पर क्या है, सुसज्जित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस हिसाब से आपका राइट आंसर है। मेंडलीफ ने परमाणु द्रव्यमान को ही अपना आधार या फिर मापदंड बना करके बनाया था। ठीक है, इसको याद रखेंगे आप लोग। अगला सवाल आता है 47 नंबर बच्चों, निम्नलिखित में कौन क्षार धातु नहीं है। तो पहला जो ग्रुप होता है बच्चों, हे लीना के रब से फरियाद, हे लीना के रब से
फरियाद, ये क्या है बच्चों, ये क्षार धातुएं होती हैं। अच्छा, क्षार धातु इनमें से ही होते हैं। यहाँ पर देखिए कौन नहीं है इनमें से, देखिए मैग्नीशियम, मैग्नीशियम इसमें नहीं है, Na सोडियम है इसमें, Rb है इसमें, और Li तो लिथियम भी है इसमें, यानी कि मैग्नीशियम नहीं है बच्चों क्षार धातु। अच्छा, तो मैग्नीशियम है क्या, फिर ये जो है बच्चों क्षारीय मृदा धातु है। ठीक है, मैंने इसका ट्रिक भी आप लोगों को बताया था कि बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, RZ। ठीक है, तो इसमें मैग्नीशियम आ रहा है, यानी कि मैग्नीशियम जो एल्कलाइन अर्थ मेटल है। ठीक है, ना कि एल्कलाइन मेटल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपको ए याद रखना है बच्चों। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। आगे आता है 48 नंबर सवाल, निम्नलिखित में कौन हेलोजन समूह का सदस्य है। हेलोजन ग्रुप 17, मैंने ट्रिक बताया था आपको, फिर फ्लोरीन, कल, ब्रोमीन, बाहर आई आंटी। ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टिटीन। ओके, तो हेलोजन में कौन कौन आता है, देखिए बेरियम ये नहीं है, ब्रोमीन हाँ ब्रोमीन है, ये बोरॉन नहीं है, बेरिलियम भी नहीं है। ठीक है, ब्रोमीन है, ऑप्शन नंबर सी आपको याद रखना है बच्चों। ठीक, थोड़ा सा बोलने में दिक्कत होती है क्योंकि नया नया बोलने में दिक्कत तो होती ही होगी। ठीक है, 39 नंबर सवाल आता है कि जिंक की परमाणु संख्या है। अब जिंक की परमाणु संख्या 30 है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा बच्चों। ठीक है, 50 नंबर सवाल आता है कि निम्नलिखित में कौन विद्युत ऋणात्मक तत्व है। अच्छा, विद्युत ऋणात्मक तत्व अक्सर कौन होते हैं, अक्सर बच्चों अधातु होते हैं, जैसे कि आप लोगों ने -2 क्लोरीन पे -1 इस तरह देखे होंगे। तो ये सब अधातु हैं। अधातुएं क्या करती है कि वो इलेक्ट्रॉन धातु से लेती है और विद्युत ऋणात्मक बन जाती है। और धातुएं जो होती है बच्चों वो क्या होता है, तो विद्युत धनात्मक होता है। जैसे कि सोडियम है, इस पे एक इलेक्ट्रॉन की कमी है तो इसके ऊपर एक प्रोटॉन अधिक हो जाने के कारण इस पे एक प्लस का चार्ज आ जाता है। इसलिए धातुएं जो होती है वो विद्युत ऋणात्मक होती है और धातु विद्युत धनात्मक होते हैं। इसे याद रखना है आपको। ठीक है, क्या पता पूछ ले आपके एग्ज़ाम में। आगे आता है राजस्थान के किस ग्राम में चिपको आंदोलन के क्रम में महिलाओं ने जाने दी थी। तो चिपको आंदोलन राजस्थान में हुआ था और राजस्थान के खेजरी गांव में ये आंदोलन हुआ था, जिसमें बहुत सारी महिलाओं ने पैरों से चिपक कर अपनी जानें दे दी थी। ठीक है, बी नंबर आपका राइट आंसर है। आगे आता है 52 नंबर सवाल, निम्नलिखित में किसके कारण पर्यावरण में संतुलन बिगड़ जाता है। तो बढ़ती मानव जनसंख्या के कारण पर्यावरण में बच्चों संतुलन जो है सो वो बिगड़ रहा है। ठीक है, ऑप्शन बी आपको याद रखना है। आगे आता है 53 नंबर सवाल, पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। अच्छा, इसमें सबसे अच्छा तरीका पूछा गया है तो कोई एक ही होगा। वैसे तो इनमें से सभी होना चाहिए मेरे हिसाब से, मैं यहाँ पे अभी टिक नहीं लगाने वाला हूँ, लेकिन सबसे अच्छा वस्तु के उपयोग में कमी ही एक सबसे अच्छा पर्यावरण के प्रदूषण को बचाने का तरीका हो सकता है। मैं इसका जवाब आपको नहीं बता रहा हूँ तो इसको मैं छोड़ रहा हूँ, क्योंकि 80 में आपको 40 ही बनाना होता है ना, तो आप क्वेश्चन को छोड़ करके आगे बढ़ सकते हैं। जो आपको आसान लगे वही आपको बनाना चाहिए। ठीक है, तो इसे मैं छोड़ रहा हूँ। वैसे मैंने बताया है सी, मुझे लगता है होना चाहिए था। आगे बढ़ते हैं, 54 नंबर सवाल आता है कि सौर सेल में किसका उपयोग होता है। और सौर सेल में बच्चों सिलिकॉन, जो कि एक क्या है उपधातु है, मेटलॉइड है, इसी का उपयोग सौर सेल में किया जाता है। आगे है 55 नंबर सवाल के निम्नांकित में कौन मुख्यतः बायोगैस है। अच्छा, बायोगैस मीथेन है बच्चों, CH4, ऑप्शन बी आपको याद रखना है। आगे आता है मनुष्य के दांत की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं, इनामेल कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, जो बहुत ही कठोर होता है। आगे आता है 57 नंबर सवाल, जठर ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती है। पेट में पाई जाती है, यानी कि अमाशय में पाई जाती है, स्टोमक में पाई जाती है। ठीक है, अगला आता है 58 नंबर, निम्नलिखित में कौन वसा के पाचन में सहायक है, लाइपेज, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, पित्त रस का रंग होता है पीला होता है बच्चों, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आगे आता है 60 नंबर सवाल के पौधों में शोषण होता है। तो पौधों में शोषण तना में, पत्तियों में, जड़ में, इनमें से सभी जगहों में क्या होते हैं, पौधों में शोषण होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आता है 61 नंबर
कि हरे पौधे रात्रि में किस गैस का निष्कासन करते हैं। अच्छा, दिन में जो होते हैं पौधे क्या करते हैं, O2 गैस का निष्कासन करते हैं, लेकिन रात में बच्चों वही जो है सो पलट जाता है। दिन में क्या होता है कि हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ देते हैं, लेकिन रात में क्या होता है, ये पलट जाते हैं। क्या करते हैं कि ये कार्बन डाइऑक्साइड बच्चों छोड़ते हैं और ऑक्सीजन क्या करते हैं, लेने लगते हैं। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा। तो रात में ये क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, इसलिए हम लोगों को मना किया जाता है कि रात में वनों में नहीं सोना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन ही बनता है शायद इसी वजह से। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे। आगे आता है 62 नंबर सवाल। किण्वन के फलस्वरूप एटीपी का निर्माण होता है। किण्वन के फलस्वरूप कितने एटीपी का निर्माण, तो 2 एटीपी का निर्माण होता है किण्वन के बाद। ऑप्शन ए आपको याद रखना है। नेक्स्ट आता है सामान्य डायस्टोलिक रक्तदाब होता है इन सबसे कम, यानी नॉर्मल हम लोग मान सकते हैं, तो वह है 80 nm पारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा बच्चों। ठीक है, याद रखिएगा। आगे आता है 64 नंबर सवाल। पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस अंग में होता है, तो पौधों में वाष्पोत्सर्जन जो होता है बच्चों वो पत्ती में होता है। यहाँ पर आपको इनमें से सभी नहीं लगाना है। तो वाष्पोत्सर्जन जो है बच्चों वो केवल और केवल पत्ती में होता है, जो कि पत्ती में भी एक भाग है जिसको हम लोग रंध्र के नाम से जानते हैं, वहीं पर होता है, यानी स्टोमेटा जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं। आगे आता है 65 नंबर सवाल। अस्थि क्या है, यानी कि व्हाट इज़ बोन। ये एक तरल संयोजी ऊतक है बच्चों। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। पादप में अपशिष्ट संचित रहते हैं, तो पादप में छाल में, पत्तियों में, कोशिकी रिक्तिकाओं में, यानी कि इनमें से सभी में अपशिष्ट मौजूद होते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल आता है 67 नंबर। वृक्क के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं। द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी इज कॉल्ड नेफ्रॉन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। आगे है 68 नंबर सवाल। पौधे के उत्सर्जी पदार्थ हैं। पौधों में कौन कौन से उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, टैनिन, गोंद, रेजिन, यानी कि इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। आगे है 69 नंबर सवाल। स्मरण शक्ति का मुख्य केंद्र है। द मेन सेंटर ऑफ मेमोरी इज सेरिब्रम। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। आगे आता है 70 नंबर सवाल। जड़ का अधोगामी वृद्धि कहलाता है, यानी जड़ के तरफ वृद्धि क्या कहलाता है, यानी कि जड़ जो है बड़ा होता है उसको हम लोग गुरुत्वावर्तन के कारण जड़ जो है अधोगामी वृद्धि होती है जड़ों में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपको याद रखना है। आगे आता है बच्चों एस्ट्रोजन स्रावित होता है। अच्छा, एस्ट्रोजन क्या है बच्चों, ये एक मादा हार्मोन है। ठीक है, तो ये क्या महिलाओं में ही पाया जाएगा, तो ये अंडाशय के द्वारा जो है सो स्रावित होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी याद रखना है आपको। आगे आता है 72 नंबर सवाल कि स्वपरागन निम्न में किन पौधों में होता है, तो उभयलिंगी, यानी कि नर और मादा जिसमें होते हैं जिसमें 2 तरह के लिंग होते हैं, उन्हीं में स्वपरागन जो है सो बच्चों हो पाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी याद रखना है आपको। 73 नंबर सवाल आता है कि गर्भाशय के किस भाग में भ्रूण विकसित होता है, तो गर्भाशय के एंड्रोमेट्रियम में गर्भाशय में भ्रूण जो है सो विकसित होता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 74 नंबर सवाल आता है निम्नलिखित में कौन सा भाग केवल पुरुष जननांग में पाया जाता है। देखिए यहाँ पुरुष जननांग में पाया जाने वाला एक भाग बताना है, तो वो है शुक्रवाहिका, यानी कि वास डेफोर्म्स। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 75 नंबर सवाल। अनुवांशिकता का पिता किसे कहा जाता है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 76 नंबर कह रहे हैं कि मेंडल किस देश में ईसाइयों के एक मठ के पादरी थे, तो ये ऑस्ट्रिया के थे। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। आगे आता है 77 नंबर सवाल। इनमें कौन वर्गीकरण सबसे ऊपरी पायदान पर अवस्थित है, तो जगत यानी कि किंगडम जो वर्गीकरण है ये पायदान में सबसे ऊपर आता है। ऑप्शन डी राइट आंसर है बच्चों। आगे है सूक्ष्म उपभोक्ता का उदाहरण है, तो जीवाणु, कवक, ये दोनों। जी हाँ, शैवाल सूक्ष्म उपभोक्ता का उदाहरण नहीं है बच्चों, तो डी वाला आंसर है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही है, तो डी आपका राइट आंसर होगा 78 नंबर सवाल का।
नेक्स्ट सवाल आता है हमारे पास 79 नंबर, मांसाहारी जीवों को क्या कहा जाता है। तो मांसाहारी जीव जो होते हैं बच्चों वो द्वितीय उपभोक्ता कहलाते हैं। जी हाँ, द्वितीय उपभोक्ता के रूप में मांसाहारी जीव आते हैं और पेड़ पौधे प्राथमिक उपभोक्ता के श्रेणी में आते हैं। ये भी आप लोग याद रखेंगे। अगला आता है 80 नंबर सवाल। 80 नंबर सवाल कह रहा है कि खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक पोषी स्तर पर कुल ऊर्जा का कितना प्रतिशत अगले पोषी स्तर को स्थानांतरित होता है। ये सवाल समझिए कि खाद्य श्रृंखला में जो प्रत्येक पोषी स्तर है उनमें कुल ऊर्जा जो होता है वो पोषी स्तर पर स्थानांतरित जो हो पाता है वो केवल और केवल 10% ही, यानी 100% में से केवल 10% ही अगले पीढ़ी में क्या होता है, स्थानांतरित हो पाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। तो मैंने आपको यहाँ पर साइंस के 80 में से 80, मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको लगभग सही बताया है बच्चों। 100 नहीं बोल सकता हूँ, कुछ गलत हो सकते हैं जिनके लिए आप मुझे बता सकते हो अगर आपको उसका आंसर पता होगा। तो 80 मैंने आपको बता दिया है बच्चों। तो अब आपको क्या करना है, इस चैनल को अगर आपने पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर ज़रूर से कीजिएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। तो मिलते हैं हम आपसे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।